मेरा प्रश्न है, और ये कहा जाता है, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि साहब बहुत दिनों तक 20 की राजनीति होती रही, अब 80 की हो रही है, तो आप लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? तो देखिए, ये 20 जो की 20 की राजनीति होती रही या 20 की राजनीति होने का भ्रम पैदा किया जाता रहा, वो इसके कितना जिम्मेदार है? इसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट मुस्लिम समुदाय के अपने नेताओं को जाता है। हम्म, मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने, देखिए, किसी भी समुदाय के प्रसंग में आप बात करें तो जो उस समुदाय के लोग हैं और जो उसके एलीट हैं, पॉलिटिकल या कल्चरल या इंटेलेक्चुअल एलीट, उनमें थोड़ा फर्क करना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने अपनी प्रायोरिटीज क्या रखी, यानी आज़ादी के बाद से, मैं फिलहाल इसमें नहीं जाना चाहता कि किस पार्टी ने क्या किया, मैं स्पेसिफिकली मुस्लिम समुदाय के नेताओं की बात करना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद आपकी प्रायोरिटीज क्या थी? सिंबॉलिक पॉलिटिक्स, पर्सनल लॉ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके बाद वो इस किताब पर बैन, उस किताब पर बैन, फलानी फिल्म पर बैन, क्योंकि साहब हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, इस्लाम का अपमान हो रहा है, वगैरह वगैरह। आपने कभी ऐसी पॉलिटिक्स की कि जिससे मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सचमुच बेहतर हो? और जिन अपीजमेंट की बात हम लोग करते हैं, उस अपीजमेंट के बाद जब वो सच्चर कमेटी बनी, राजेंद्र सच्चर कमेटी, तो मुसलमानों की दशा की क्या रिपोर्ट सामने आई? और वो वही दौर था जिसको अपीजमेंट का दौर कहा जाता है। चाहे वो वाम मोर्चा द्वारा शासित बंगाल हो, चाहे वो बाकी सारा भारत हो। तो इसलिए ये जो इस मुल्क में सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स के नाम पर एक अजीब तरह का, मैं अपीजमेंट भी नहीं कहूंगा उसे, इट्स प्योरली सिंबॉलिक अपीजमेंट। कोई विशेष अधिकार मुसलमानों को नहीं दिए गए। लोग बहुत विशेष अधिकार के तौर पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, लोग बड़ी सुविधा से भूल जाते हैं कि केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट भी है। और सिविल मैरिज और हिंदू मैरिज में फर्क होता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू सारे के सारे किसी सिविल लॉ से गवर्न होते हैं। दे हैव देयर ओन हिंदू मैरिज एक्ट। उसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ है या जो भी है। अब जो आप अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, उसके प्रतिवाद के रूप में कह दिया जाता है कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। प्रॉब्लम क्या है आलोक जी, कि इस मुल्क में बहुत सारे लोगों के लिए मुसलमान एक ऑब्सेशन बन गया है। हाँ। मैंने एक जगह लिखा था, एक बार लिखा था कि हिंदुत्व की समस्या ये है कि अगर मुसलमान ना होते तो वो मुसलमानों को पैदा करते, क्योंकि उसके बिना पॉलिटिक्स चलेगी नहीं। एक कांस्टेंट हेट ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके बिना पॉलिटिक्स ही नहीं चलेगी। वरना आप इस पर विचार करें कि ट्राइबल कम्युनिटीज के अपने सोशल लॉज हैं। कई ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसी हैं जहां वंश परंपरा पिता से नहीं मां से चलती है। कई ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनके यहाँ उत्तराधिकार के और विवाह के कानून उत्तर भारतीय हिंदुओं के कानूनों से अलग है। स्वयं व्यापक हिंदू समुदाय में दक्षिण भारत में ऐसे समुदाय हैं जहां मामा भांजी का विवाह वैध माना जाता है, उत्तर भारत में नहीं माना जाता। तो ये सब एक झटके में खत्म कर देंगे आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर होगा तो वो सचमुच एक कंसेंसस पर आधारित होगा, उसमें लंबा समय लगेगा। आप चार शादी, चार शादी, चार शादी, 3 तलाक, 3 तलाक, 3 तलाक, मैं कोई इसका वकील नहीं हूं। आप 4 शादी 3 तलाक की व्यवस्था कल खत्म करते हैं, आज कर दें, मेरी बड़ा से। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस अगर सही मायनों में चले तो वो इस पर होनी चाहिए, उसका सही पैरामीटर ये है कि स्त्रियों के अधिकारों की दृष्टि से किस समुदाय के कानून में क्या बेहतर है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। लेकिन इस दिशा में बहस को जाने नहीं दिया जाता। हर चीज को आप अपीजमेंट बनाम गैर अपीजमेंट, 80 बनाम 20 में रिड्यूस कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के नुकसान, मैं फिर से कहूं कि माइनॉरिटीज भर का नहीं होता, नुकसान सारे मुल्क का होता है, मुल्क के हर नागरिक का होता है। तो ये जो सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्योंकि आ गई है, और इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा जोरों पे इसलिए है कि उत्तराखंड की सरकार ने उस पर जोर दे दिया है, और साथ में खबर ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि इस मसले पे मुसलमानों को ज्यादा उद्वेलित नहीं होना चाहिए, उन्हें अपनी चिंता दिखानी नहीं चाहिए। ये वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसने इस मसले पे तमाम जमीन आसमान एक करके रखा था जब इस देश में वो सरकारें होती थी जिनको तथाकथित सेकुलर सरकार कहा जाता है। इसमें मैं 2 बातें आपसे कहना चाहता हूँ।
एक तो ये कि आपके दर्शकों की जानकारी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जैसे हम मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं, उसका कोडिफिकेशन 1937 में हुआ है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि कुरान के ज़माने से आज तक वैसे ही चला आ रहा है। उसका कोडिफिकेशन 1937 में अंग्रेज़ सरकार ने किया था। ठीक उसी तरह जैसे हिंदू मैरिज एक्ट का कोडिफिकेशन भी अंग्रेज़ सरकार ने किया था। उसमें परिवर्तन किए गए 1955 में, और मुस्लिम पर्सनल लॉ लगभग वैसे का वैसा चलता जा रहा है। दूसरी बात ये, आपने जो 2 घटनाओं का ज़िक्र किया उसमें बहुत रोचक ये है, मैं अभी-अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, संभवतः द प्रिंट में, कि ये जो उत्तराखंड की सरकार ने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात की शुरुआत की है, इस पर द प्रिंट के अनुसार संघ के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि एब्सोल्यूट कंसेंसस ज़रूरी है। उन्होंने कहा है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि वो दे डोंट वांट टू बी नेम्ड, संघ के वो वरिष्ठ नेता नहीं चाहते कि उनका नाम आए, लेकिन उनका ये मानना है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सही मानना है। उस रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ लोगों का ये कहना है कि इस पर एब्सोल्यूट कंसेंसस की ज़रूरत है। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, और वही बात जो अभी मैं कह रहा था उन्होंने कही है कि विभिन्न आदिवासी समुदायों के अपने तौर तरीके हैं, अपने रीत-रिवाज हैं। उनको एक आप रोलर नहीं कर सकते, मतलब बुलडोज़र हर जगह नहीं चला करता। आजकल बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है ना बुलडोज़र, तो वो हर चीज़ में बुलडोज़र चलाने से काम नहीं चलता है, कहीं अकल भी चलानी पड़ती है। तो वो उन्होंने संघ के नेताओं ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर एब्सोल्यूट कंसेंसस ज़रूरी है। यही अक्लमंदी की बात अपने ढंग से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है। वो बयान मैंने देख लिया जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि ये यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का मसला केवल मुसलमानों को नहीं प्रभावित करता, ये देश की हर माइनॉरिटी को प्रभावित करता है, देश के हर समुदाय को प्रभावित करता है। उन्होंने उदाहरण दिया है अपने बयान में कि मिसाल के तौर पर मिजोरम के ट्राइबल्स के रीत-रिवाज अलग तरह के, उन सबको इनकॉर्पोरेट करेंगे आप एक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में, करेंगे तो आपको ज़ाहिर है कि स्पेस छोड़ना पड़ेगा, गुंजाइशें छोड़नी पड़ेंगी। कई जगह सगोत्र विवाह को लेकर के कितना हंगामा हो सकता है, हम हरियाणा के उदाहरणों से जानते हैं। बाकी समुदायों में सगोत्र विवाह उतना बड़ा इशू नहीं रहा, पहले लोग मानते थे, अभी भी बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन उसको लेकर के मतलब हिंसा की नौबत आ जाए ऐसी स्थिति कई समुदायों में नहीं है, कई जगह है, हम जानते हैं इस बात को। इसी तरह उत्तराधिकार के मसले, केरल के कई समुदाय हैं जहाँ उत्तराधिकार के मसले अभी तक माँ की तरफ से चलते हैं। इसलिए अगर आप यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो कृपया मुस्लिम ऑब्सेशन से मुक्त होकर करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान इस लिहाज से स्वागत योग्य है कि उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि इसका प्रभाव केवल मुसलमानों पर नहीं पड़ने वाला है, और कम्युनिटीज पर भी पड़ने वाला है। और उतना ही स्वागत योग्य प्रिंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक संघ के वरिष्ठ नेताओं का ये बयान है कि इस पर एब्सोल्यूट कंसेंसस जरूरी है। इन दोनों बयानों ये जो बात आप कह रहे हैं, और मैं उसमें एक चीज जोड़ दूं, बहुत सारे लोग जो इस बात का ध्यान नहीं रखते होंगे, बहुत सारे लोग तो इसका लाभ भी नहीं उठाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नाम की एक व्यवस्था है जो किसी और धर्म को उपलब्ध नहीं है। देखिए, और वो लोग कहते हैं, सॉरी आप अपनी बात कहिए, सॉरी। नहीं, आप बोलें जी। नहीं, मैं केवल आपकी बात को आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि संयुक्त परिवार की धारणा, ऐसा माना गया कानूनविदों द्वारा कि एक हिंदू समाज की एक विशेष धारणा है, जिसमें कि कई पीढ़ियों तक सिद्धांततः, व्यवहार में क्या होता है वो अलग बात है, सिद्धांततः कई पीढ़ियों तक एक संयुक्त परिवार चल सकता है। तो उसको जब आप टैक्स करेंगे तो कुछ अलग ढंग से करेंगे, तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर टैक्सेशन कुछ अलग ढंग से होता है। यही तो मैं कह रहा हूं ना। देखिए क्या है कि अपने समाज में, मैं अपने वायर वाले लेख को फिर से याद करूं, इन्फॉर्म्ड डिबेट, बुनियादी तथ्यों को गायब कर दिया गया है। मैं उसमें आपको याद दिलाऊं, पीआईबी का एक विज्ञापन आया था, उसी से वो लेख शुरू होता है, उसी का मैंने जिक्र करके लेख आगे बढ़ाया है, जिसमें यह था कि साहब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और बहुत सारे लोग जिन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरणा दी, उनकी उपेक्षा हो गई है, तो उस उपेक्षा को दूर करने के लिए अब उसमें फरमाया जा रहा है कि साहब 1857 के विद्रोह को ध्यान दें, स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा गया 1857 को उस विज्ञापन में, ये ध्यान दें। 1857 के विद्रोह को प्रेरणा देने वालों में आलोक जी, उसमें विवेकानंद और रमण महर्षि का नाम है। विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था।
रमण महर्षि का जन्म संभवतः 1890 के आसपास हुआ था। कोई भी मूर्खता आप उछाल दीजिए सरकारी तौर से, इस पर कोई टिप्पणी करने वाला नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। पीआईबी कोई एवं संस्था नहीं है, भारत सरकार की आधिकारिक संस्था है। वो आपको बता रही है कि 1857 की घटनाओं के प्रेरणा स्रोत जो हैं वो विवेकानंद जी और रमण महर्षि थे। क्या तमाशा है? और इस पर मैं लिख दूं तो मैं एंटी नेशनल। जी, मैं यही कह रहा हूँ, हिंदू अनडिवाइडेड। नहीं, अब आपकी बिरादरी के बारे में भी कुछ कह दूं ना। गाय ऑक्सीजन छोड़ती है। मैंने एक बार ट्विटर पर लिख दिया कि दिल्ली में परेशान है यार, हम लोग फॉग की समस्या को लेकर 10-15 हजार गाय दिल्ली की सड़कों पे छोड़ दी जाए तो सारी समस्या हल हो जाएगी। साहब तुम आर एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, तुम ऊंट के बारे में नहीं कहते। अरे मैं सबके बारे में कहता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आप केवल वो सुनते हैं जिससे आपको तकलीफ पहुंचती, क्योंकि आप अक्ल से बात नहीं करना चाहते, आप केवल भावनाओं से बात करना चाहते हैं। क्या किया जाए उसका? तो चिंता ये है। ये एक उदाहरण से मैंने आपको बताया कि जिसको इन्फॉर्म्ड डिबेट। देखिए आलोक जी, आप भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं भी कुछ वर्ष पहले तक टेलीविजन पे जाया करता था, खूब जम के जाता था, लगभग रोजाना जाता था। बहस में पक्ष प्रतिपक्ष अपनी जगह, इन्फॉर्म्ड डिबेट होती थी। आज तो हालत यह है कि जो आपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का उदाहरण दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहुत सारे पक्षधरों को पता ही नहीं होगा कि अगर सचमुच यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह लागू हो गया तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स भी गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे नेचुरल। तो मैंने सिर्फ इसलिए इसका जिक्र किया कि ये किस तरह से आप पर असर डालेगा। बहुत से लोगों ने इसको समझने पढ़ने की कोशिश नहीं की है। उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल एक हथियार है जिससे मुसलमानों को ठीक किया जा सकता है। और जैसा आपने अभी जिक्र किया कि साहब, हम बहुत से लोगों के दिमाग में एक तरह का भाव आ गया है कि किसी तरह मुसलमानों को ठीक किया जाए, और अगर सामने मुसलमान न रहे तो वो क्या करेंगे समझ नहीं पाते हैं। अभी वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी की एक किताब आई है, संभवतः आपने देखी हो, द मुस्लिम मैनेज्ड। हालांकि वो पत्रकार हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, लेकिन उन्होंने एक नाटक लिखा है जिस नाटक में अचानक भारत के सारे मुसलमान गायब हो जाते हैं और उसके बाद का जिक्र है। ये जो परिस्थिति है कि लोगों के दिमाग में ये चीज इस हद तक चढ़ी हुई है, आखिर इसकी क्या, क्योंकि आप इस तरह की एनालिसिस भी करते हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं क्या वजह है कि लोगों के दिमाग में ये चीज इतनी चढ़ी हुई है और लोगों के अंदर ये इच्छा जागृत नहीं होती है कि हम कुछ चीजों का पता लगा लें, फैक्ट्स जान लें, इन्फॉर्म डिबेट के लायक, मान लीजिए डिबेट ना करें, कम से कम जो बात हमें कही जा रही है उसकी सच्चाई जानने की कोशिश तो कर लें। बहुत बहुत मार्के की बात आपने कही है। देखिए क्या है कि जब आपके सामने कोई चीज रखी जाती है तो एक नेचुरल ह्यूमन रेस्पॉन्स है, और इसमें कोई बड़ी भारी दार्शनिकता का सवाल नहीं है। एक नेचुरल ह्यूमन रेस्पॉन्स है। क्यों, कैसे? भाई आलोक जोशी मुझसे बात करना चाहते हैं, क्यों, क्या बात करना चाहते हैं? आलोक जोशी मुझसे स्पेस रिसर्च पे बात करना चाहते हैं। आलोक जी, मैं स्पेस रिसर्च नहीं जानता, मैं बात नहीं करूंगा। इस पर बात करना चाहते हैं, ठीक है, मैं बात करता हूँ। ये नेचुरल ह्यूमन रेस्पॉन्स है। इस नेचुरल ह्यूमन रेस्पॉन्स को सस्पेंड करने की ट्रेनिंग आपके दिमाग को दे दी गई और वो आपने अपना ली। जैसे मिसाल के तौर पर जो बातें हम लोग अभी कर रहे हैं, ये सवाल आपके मन में क्यों नहीं आता कि केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है, हिंदू लॉ भी है। मेरा विवाह हिंदू लॉ के तहत हुआ है, जिसके लिए मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ा था। पंडित जी आए, सप्तपदी हुई, विवाह हो गया। अब अगर मैं ये सिद्ध करना चाहूं कि मेरा विवाह हुआ है तो सप्तपदी के फोटो या मेरे विवाह का इनविटेशन कार्ड वो पर्याप्त प्रमाण है। हाँ। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरी सिविल मैरिज हुई है तो वो पर्याप्त प्रमाण नहीं होगा। फिर मुझे सिविल मैरिज का सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा, वरना नहीं माना जाएगा कि मेरा विवाह हुआ है। और अगर उस विवाह से जुड़ी हुई कोई समस्या मेरे और मेरी पत्नी के बीच में होती है तो उनका समाधान करते समय अदालत इस बात पर गौर करेगी कि हमारा विवाह हिंदू मैरिज के तहत हुआ है या सिविल मैरिज के तहत हुआ है। ये फैक्ट है। और जो उदाहरण हम लोगों ने अभी दिए, आपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का उदाहरण दिया, मैंने ट्राइबल कम्युनिटीज के उदाहरण दिए और दक्षिण भारत की आम हिंदू कम्युनिटीज के उदाहरण दिए। कुछ नहीं सोचना विचारना है। उसका कारण यह है आलोक जी, अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप ये देखें कि कांग्रेस शासनकाल से ही पढ़ाई लिखाई की एक बड़ी विकृत धारणा विकसित हुई है पिछले 30 साल।
जिसमें ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई की पूर्ण उपेक्षा की गई है, जिसमें इतिहास, लिटरेचर, फिलॉसफी, इन सब से कोई वास्ता ही आपका ना रहे, ऐसी एक पद्धति बनाई गई, जिसका नतीजा ये निकला कि आपकी एक पूरी की पूरी पीढ़ी ऐसी पैदा हुई है जिसे ना इतिहास का कोई सेंस है, ना जिसमें बेसिक लॉजिक है, सवाल पूछने का वो नहीं है, जो अपना इतिहास का ज्ञान व्हाट्सएप से प्राप्त करती है और उस पर जो भी मूर्खतापूर्ण प्रचार होते हैं उनको जस का तस अपना लेती है, और जिसने अपनी सोचने समझने की सामर्थ्य एक अजीब तरह के इमोशनल मैनिपुलेशन के हवाले कर दी और उसको पिछले 10-1 साल में लगातार बढ़ाया गया है। बजाय इसके कि लोगों को सोचने की ट्रेनिंग दी जाए, लोगों के सामने देश की वास्तविक समस्याएं रखी जाएं, उनके रास्ते खोजने की कोशिश की जाए, यानी लगातार आप इस बात पर गौर कीजिए कि मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले 8-10 साल में एक दिन ऐसा गुजरा हो जबकि कोई ना कोई उत्तेजना वाला प्रश्न हवा में ना गूंजता रहा हो। वो अब कश्मीर फाइल चल रहा है, कुछ दिन बाद कुछ और आ जाएगा। फिर हमारा मीडिया जिस तरह, कल ही देखिए मैं तो टेलीविजन देखना बंद कर चुका हूँ, आप जानते हैं। कल मैं कुछ दवाएं खरीदना गया था तो केमिस्ट की दुकान पे टीवी चल रहा था। मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता। अरे बाप रे बाप, लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो आज रात को होने वाला है और रूस का कुछ नहीं पता, परमाणु बम यूक्रेन पे डाल दे। What kind of reporting is this? तीसरा महायुद्ध, परमाणु बम डालेंगे क्या पुतिन? So what kind of reporting is this? What kind of coverage of a serious event is this? तो ये जो पूरे का पूरा एक बुद्धि विरोधी माहौल बनाया गया है, आप इस बात पर गौर करें आलोक जी। आप किसी से असहमत हो सकते हैं, मैं मिसाल के तौर पर प्रोफेसर मकरंद प्रांजपे से असहमत हो सकता हूं और हूं, मैं उन्हें इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट कहना पसंद नहीं करता। वो मुझे चाहे तो कहें, क्योंकि उनकी सोच के लोग कहते हैं, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म शब्द का प्रयोग उनकी सोच के लोग करते हैं। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी चाहे वो राइट विंग की हो चाहे लेफ्ट विंग की हो, वो टेररिज्म नहीं है। आप खुद सोचिए, यानी कहाँ पहुंच गए आलोक जी हम लोग। आप पूछ रहे थे कि रास्ता मुझे तो, यानी अगर मैं मुस्कुराकर आपको जान से मारने की धमकी दूं तो उसमें क्रिमिनलिटी नहीं, हाँ, वो अपराध नहीं है। कैसे आप इसको क्या कहेंगे आप इसको? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।